हम किसी कच्ची आबादी के करीब पहुंच जाए तो हमें अपने ताक़ुब में आते हुए मशीनी इफरेज से निजात मिल सकती है। वीरा छेड़छाड़ उफ्रिकेबाजी पर तुली हुई थी, मगर मैं उसकी तरफ से पत्थर बनकर रह गया था। मैं ये समझने से कासिर था कि उस कदर रूह फरसा हालत में जब मौत हमसे जरा ही दूर चली आ रही थी, उसकी जमालियाती हिस्स क्यों कर काम कर रही थी, मगर वो वीरा थी। उसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। एक जगह मुझे ख़याबान तंजीम का बोर्ड नजर आया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अव्वल खान दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर मोटरसाइकिल को बिल्कुल सही रास्ते पर दौड़ा रहा था। ख़याबान तंजीम खत्म होते ही अव्वल खान ने मोटरसाइकिल बाएं तरफ घुमाई और ढलती हुई रात का रोशन बाजार उम्मीद की किरण बनकर नजर आने लगा। मोटरसाइकिल शोर मचाती पूरी कुव्वत से तोड़ी चली जा रही थी। पीछे आने वालों के पास हथियार नहीं थे या फिर इन्हें मौका ही नहीं मिल सका था कि वो चलती गाड़ी से फायरिंग करके हमें खौफजदा करने की कोशिश करते। बस वो किसी मकनतीज की तरह मुसलसल हमारे पीछे लगे हुए थे। बाजार का आगाज होते ही अव्वल खान ने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ले जाकर उसी रफ्तार से कच्चे में उतार दी। चंद झटके खाने के बाद मोटरसाइकिल बजरी के ढेर में फंस कर फिसली और जमीन पर लहराती हुई दूर तक चली गई। वहां मौजूद ठेले वालों और दुकानदारों में शोर मच गया। इस वक्त वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी लोग मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ते चले गए। हम तीनों एक दूसरे में गुथे हुए बजरी के ढेर पर पड़े रह गए। हमारे गिरने का मंजर देखने वाले चंद अफराद हमारी तरफ भी आए, लेकिन ज्यादा बड़ी भीड़ की तवज्जो बहुत आगे जाकर बंद होने वाली मोटरसाइकिल पर मरकूज थी। वो लोग हैरान थे कि मोटरसाइकिल के सवार कहाँ गायब हो गए थे। चंद लम्हों बाद सफेद एम्बुलेंस तेज रफ्तारी से हमारे सामने से गुजरी। जवान सा लेकिन बारेश ड्राइवर के साथ वाली निशिस्त पर चार्ज अस्टाक में मौजूद था। हम तीनों ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और कपड़े झाड़ते हुए बजरी के ढेर से उठ खड़े हुए। तमाशाइयों की पूरी इश्तियाक नजरें वीरा की दिलकश सरापा पर जमकर रह गई थी। जाओ भाई, कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं, अव्वल खान ने जरा तेजी से कहा। इसी वक्त सड़क पर किसी गाड़ी के टायरों का तेज शोर बुलंद हुआ और फिर हमने एम्बुलेंस को उस भीड़ के पास रुकते देखा जो मोटरसाइकिल के गिर्द जमा होती जा रही थी। वो गैर मुल्कियों की एम्बुलेंस थी। इस मकाम पर एक हादसा रुन्मा हो चुका था। इस हवाले से डॉक्टर मोंटियल को वहां पूछगछ करने का मौका मिल सकता था, जो हमारे हक में बेहतर ना होता। एम्बुलेंस रुकी है। हमारे करीब मौजूद लोगों में से किसी ने हमदर्दाना लहजा में कहा, चोट आई हो तो वहीं चले जाओ, वो लोग अस्पताल पहुंचा देंगे। हम ठीक हैं, तुम जरा मोटरसाइकिल का ध्यान रखना, हम कद्दूस मियाँ को लेकर अभी आते हैं। अव्वल खान ने खास तौर पर किसी से मुखातिब हुए बगैर कहा और करीबी गली में घुसता चला गया। हम दोनों उसके पीछे हो लिए। वो खासी तंग गली और बल खाती हुई गली थी। हम तीनों सर झुकाए तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। मुझे अंदाजा था कि हम लोग जल्द से जल्द वहां से दूर न निकले तो हमारे दुश्मन हादसे के जख्मियों की तलाश के बहाने इन गलियों में भी आ सकते थे। डॉक्टर मोंटियल ने 2 आदमियों को अपने साथ लाने की इतला दी थी। जॉर्ज अस्टाक के मिल जाने के बाद इनकी तादाद 4 हो चुकी थी। वह कोई बड़ा खतरा मोल लिए बगैर आसानी से हमारी तलाश का बिड़ा उठा सकते थे। डिफेंस की मुनज़्ज़म पुरफिजा और साफ सुथरी आबादी के पहलू में छोटे बड़े कच्चे पक्के और भांत भांत के मकानों का वो तवील सिलसिला शैतान की आंत की तरह पुरपेच गलियों से जुड़ता हुआ दूर तक चला गया है। हम तीनों समत और फासले का कोई तायुन किए बगैर काफी देर तक इन गलियों में चलते रहे, लेकिन हमें खुली सड़कें नजर न आई तो मुझे एहसास हुआ कि हम इन्हीं भूल भलियों में चकराते फिर रहे थे। बाज रास्तों से हम 2 और 3 मरतबा गुजर चुके थे। अब तक वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके होंगे। हम कब तक यहाँ भटकते रहेंगे? अचानक वीरा मुझसे पहले बोल पड़ी, मेरी हालत अबतर है, अब मुझे चलते हुए चक्कर आ रहे हैं। रात की भीगी भीगी हवाओं में हमें कोई रुकने टोकने वाला नहीं है। हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलते चलते उफ़क़ उस पार उतर सकते हैं जहाँ परियों के देश में सूरज का प्यारा सा घर है। मैंने उसे सुलझाने के लिए उसके लहजे की नकल उतारते हुए ससराती हुई आवाज में कहा, ये किस किस्म का मजाक है? अव्वल खान ने मुझे घूर कर कहा, इस बेचारी की हालत बिगड़ रही है और तुम्हें ऐसा घटिया मजाक सूझ रहा है? कम अज कम मौका महल तो देख लिया करो। वीरा ज़ेर-ए-लब मुस्कुराने लगी। मैंने जलकर अव्वल खान से कहा, जब मैं मोटरसाइकिल पर इसके शिकंजे में था इस वक्त ये भी ऐसी बकवास कर रही थी, वह तुम्हें बुरी नहीं लगी थी? बल्कि इस वक्त भी मुझ पर बिगड़ रहे थे। ये चक्कर चलते रहते हैं। वीरा ने मौजू बदलते हुए अव्वल खान से कहा, मुझे बताओ कि ये सब क्या है, मुझे कहाँ से निकाला गया है, जान कहाँ है और रास अलमेडा किस साल में है? ये सारी बातें घर चल कर ही मालूम हो सकेंगी। अव्वल खान ने बेजारी से कहा, फिलहाल इतना जानना ही काफी है कि तुम आज़ाद हो और रास अलमेडा हमारी तहवील में है। अब हमें संजीदगी से यहाँ से निकलने की फिक्र करनी चाहिए। हमारे सरों पर मुसलसल मच्छरों के बड़े बड़े गोल मंडला रहे हैं। ऐसा ना हो कि सुबह हम मलेरिया में तप रहे हो। अब निकल ही जाएंगे। निकलने के बाद मुझे रास अलमेडा की तरफ ले चलो। वीरा ने खुश आमदाना लहजा में कहा, तुम जानते हो मेरा पुराना हरीफ है, मैं फौरन ही उससे 2 हाथ करना चाहती हूँ। इस वक्त हम घर जाएंगे, तुम्हें पहुंचाने के बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। आजकल मेरे बच्चों को फिर शिकायत होने लगी है।
तुम लोगों के साथ मैं इन्हें बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा हूँ। ये वाकई ज्यादती है, वीरा ने मुताजफाना लहजे में कहा। मगर रासल मैडा को कहाँ रखा गया? वो स्टेशन 4 पर है, अब तुम चालाक बनने की कोशिश ना करो। अव्वल खान तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे बगैर तुम वहां पहुंच ही नहीं सकोगी। वैसे भी वो ममनू इलाका है। वो मैं इन दोनों की बातों में दखल दिए बगैर अपनी यादाश्त के सहारे रासल मैडा की फर्द जुर्म मुरतब करता रहा। उसने आजाद रहकर एक लंबे अरसे तक हम नाक को चने चबवाए थे। अब वहां आ गया था कि उससे अगले पिछले हिसाब बेबाक करने के साथ नीलोर पांबे के बारे में बाज पुरस की जाए। वीरा की वापसी उसके अगवा से कहीं ज्यादा ढामाई और गैर मुतवक्का थी। उसे देखकर गजाला और सुल्तान शाह के चेहरे बेइख्तियार खिल उठे थे। अव्वल खान हमारे साथ ऊपर फ्लैट तक नहीं आया था, इसलिए पूरी बेतकल्फी और फरागदिली से वीरा को खुशामदीद कहा गया था। अल्लाह जिता ने सनी की लाश ठिकाने लगाने के बाद अव्वल खान की गाड़ी हमारे फ्लैट के करीब पहुंचा दी थी। हम लोग टैक्सी से उतरे तो वो खुद ही अव्वल खान से आ मिला और अव्वल खान नीचे से ही अपनी गाड़ी लेकर घर रवाना हो गया। वीरा अपने नरम नाजुक वजूद के बरक्स से अमली तौर पर बहुत सख्त जान बल्कि ठीक वाक़ हुई थी, लेकिन जान ने उसे न जाने कौन सी दवा दी थी कि गर्म जोशी और खुश मिजाजी के मुजाहरे के बावजूद वह अंदर से बूझी बूझी सी थी और जल्द ही अपनी ख्वाबगाह में चली गई थी। रासल मैडा के साथ हम लोगों ने एक तवील और सबर आजमा जंग लड़ी थी, जिसका आगाज वादी गालान से वापसी पर चिका सराय में एलन समरियाल और पीटर किंग से मुलाकात होते ही हो गया था। कुछ तो खून दुश्मन का मुकद्दर बनता रहा। मेरी हमायत के नतीजे में जहांगीर को भारी माली और कारोबारी नुकसानात से दो चार होना पड़ा, जिनका अजाला इंश्योरेंस से बहरहाल हो जाना था। मुझे कल्क इन दो अफराद का था जो स्पेशल टास्क फोर्स के पुराने एहलकार थे और इन खूनी झड़पों का ईंधन बन गए थे। इनमें से सरवर की मौत का जख्म बिल्कुल ताजा था। इत्मीनान की बात यह थी कि उसे मारने वाला भी ज्यादा दिनों तक जिंदगी का मजा नहीं लूट सका था। वह असाब को टिका देने वाली एक तवील लड़ाई थी, जिसमें रासल मैंडा और उसके सरपरस्तों ने मुझे ज़ेर करने के लिए अपने सारे वसाइल ताव पर लगा दिए थे, लेकिन इनका अंजाम इनकी उम्मीदों से बहुत मुख्तलिफ निकला था। वीरा की बाहिफाजत बाजियाबी के बाद रासल मैडा हमारा कैदी था। इसके असर रसूख और दौलतमंदी के तलस्म को तोड़ा जा चुका था। अमेरिका की सरजमीन पर वहां के सदर से अपनी शराइत मनवाने और इसे जिमी लाइट के कत्ल पर मजबूर करने वाला रासल मैडा मजबूरी और बेबसी की इबरत आमोज तस्वीर बना स्टेशन 4 की एक कोठरी में बंद था। बिस्तर पर गिरते ही मुझे गहरी नींद ने आ लिया। तवील बेख्वाबी और मुसलसल जिस्मानी मुशक्कत ने मेरे आसाब को रेजा रेजा करके रख दिया था। घर और बिस्तर का आराम मुयस्सर आते ही मैं दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। अगली सुबह आंख खुली तो मशरिक से सूरज तलू हो रहा था, मगर मेरे साथी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने शेव वगैरह बनाकर देर तक तेज शावर के नीचे गुसल किया। पूरी तैयारी के बाद चाय बनाने के इरादे से मैं बाहर निकला तो मुसहरी खाली थी। बाहर निकलकर पता चला कि गजाला पहले ही चाय बनाने में मसरूफ हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि अव्वल खान अपनी दफ्तरी मामलात की वजह से सहर खेजी का आदी था। मैंने उसके घर फोन किया तो वो नाश्ता करने में मसरूफ था। फोन पर आते ही बोला, मुझे मालूम था कि तुम आंख खुलते ही मुझे फोन करोगे। नींद खूब आई, लेकिन ख्वाबों में रात भर सफेद एम्बुलेंस से पीछा करती रही। मैंने हंसते हुए कहा, खुदा की पनाह, ऐसे सफाक दुश्मन मैंने कम ही देखे। तुम्हारे सितारे अच्छे थे कि तुम जल्द ही डिफेंस की वीरान और कुशादा सड़कों से मोटरसाइकिल निकाल लाए, वरना वो कहीं भी हमें पीस कर खामोशी से फरार हो जाते। मुझे दफ्तर जाने की उजलत है, ये बातें बाद में होती रहेंगी। ये बताओ कि फोन क्यों किया? अभी तुम गैबदानी का दावा कर रहे थे। मैंने हंस कर उसे याद दिलाया, कल रात 10 बजे इस नंबर से फ्लैट पर फोन किया गया था। यही जॉर्ज अस्टाक के घर का नंबर हो सकता है। इसने डिफेंस के इलाके का एक फोन नंबर थुराने के बाद कहा और मैं इसके कयास का कायल हो गया। पिछली रात के सनसनीखेज वाकयात के बाद मैं शिद्दत से जॉर्ज से बात करने की जरूरत महसूस कर रहा था। मैंने जॉर्ज के घर का फोन नंबर मिलाया तो पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया। क्या यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई मेरी कॉल के इंतजार में फोन से लगा बैठा था। फिर मेरे कानों में गैर मुल्की निस्वानी आवाज आई। उसने मुतजस्साना आवाज में सिर्फ हेलो कहा था, मगर उसके कहे हुए उस वाहिद लफ्ज से भी तशवीश छलक रही थी। मैं जॉर्ज से बात करनी चाहता हूँ, मैंने सपाट आवाज में कहा। वो फोन पर नहीं आ सकता। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जॉर्ज का नाम सुनते ही उसकी आवाज रुंधने लगी हो। तुम अपना पैगाम दे दो, वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। अपनी आवाज से तुम मकामी मालूम होते हो। ऐसा तो नहीं कि कल रात तुम ही एक और आदमी को लेकर जॉर्ज से मिलने आए हो? मैंने बहुत तेजी से सोचा। फोन पर एतराफ करने में कोई हर्ज नहीं था। वो परेशान थी, शायद रात का वाकयात ही इससे जोदे हिस्स औरत की परेशानी का सबब बन रहे हो। मेरा एतराफ सुनकर वो शिकवत शिकायत के अंदाज में मेरी मालूमात में काबिल कदर इजाफा कर सकती थी। मैंने कहा, हाँ मेरा नाम डैनी है। डैनी? उसने हसरत और गुस्से के अंदाज में तुराया, तुमने हमारा सुख चैन बर्बाद कर दिया। तुम्हें मालूम है कि जान सैमुअल रात को तिब्बी इमदाद मिलने से पहले दम तोड़ चुका था। शायद फिर भी हमें किसी अजाब से न गुजरना पड़ता। डॉक्टर मोंडियल उसकी लाश उठाने के बाद जॉर्ज को घर के बाहर उतार कर चला जाता, मगर उसने तुम तीनों को बाइक पर देख लिया। एम्बुलेंस देखकर तुम पलट कर भागे तो उसे शुबा हो गया और जान बेचारा फंस गया। शायद तुम नैन्सी बोल रही हो, मैंने कहना चाहा, लेकिन उसने बरहम होकर मेरी बात काट दी। तुम जैसे संग दिल अजनबी के लिए मैं नैन्सी नहीं हूं। तुम्हें मेरा पहला नाम लेने का कोई हक नहीं है। मुझे मिसेज जॉर्ज कहो।
जॉर्ज ने मुझे बता दिया था कि तुमने उसके एतमाद को किस तरह ठेस पहुंचाई है। मैं शर्मिंदा हूं मिसेस जॉर्ज, मैंने आइजाना लहजा में कहा। जो कुछ हुआ इसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। जॉर्ज को वापस लौटने में देर हुई और वीरा होश में आ गई। वो बहुत से मुजरमाना फनून में ताक है। अपने कमरे का ताला खोलकर टहलती हुई ड्राइंग रूम में आ गई और फिर उसने हमें फौरन ही भागने पर मजबूर कर दिया। वो जॉर्ज को जानकर शरीक कार समझ रही थी और इसकी वापसी के खतरे से खौफजदा थी। मेरी तराशी हुई उस बरजस्ता कहानी में कोई झोल नहीं था। लाइन पर चंद सानियों के लिए कुछ आ गया। तुम लोग रुके रहते तो कुछ भी ना होता। डॉक्टर मोनियल बाहर से चला जाता। वीरा को अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे साथ जाने की आज़ादी मिल जाती। शाहजहां तो वो मर ही चुका था, उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता था। तुम तीनों के फरार ने सब कुछ तबाह कर दिया। फखर से सीना तान कर काम करने वाले जॉर्ज को आज माजरत खाना वजाहतें करनी पड़ रही होगी। बुरा ना मानो तो जरा सी तफसील बता दो। मेरे दिल में जॉर्ज की अजमत नक्श हो चुकी है। हो सका तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की, मैं उसका बुरा नहीं चाहता। मोटरसाइकिल पर फरार होने वालों के बारे में चौकीदार ने बताया तो डॉक्टर मोनियल के कान खड़े हो गए। उसे भनक मिल चुकी थी कि जान ने वीरा लाइट को हमारे घर में कैद किया हुआ है, इसलिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि वीरा को निकाल ले जाने वाला कौन हो सकता है। रात 2 बजे तक पूरे इलाके की खाक छानने के बाद डॉक्टर मोनियल ने जॉर्ज को घर पहुंचा दिया था। जॉर्ज बहुत फिक्रमंद था, वो सारी रात नहीं सो सका। सुबह सवेरे 2 तफ्तीशी अफसर घर आकर उसे ले गए हैं। इसके बाद से उससे मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा। वो दफ्तर में नहीं है, पता नहीं उसे कहाँ ले जाया गया। यह वाकई बहुत बुरा हुआ। मैं जॉर्ज के लिए दुआ के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए कोई भी कदम उठाया तो इस पर मेरा साथी होने का मुस्तनद ठप्पा लगा दिया जाएगा। काश इस सादालू शख्स ने मिशिगन यूनिवर्सिटी की मुलाजमत न छोड़ी होती। पछतावे बहुत से हैं। काश चांद ने हमारे घर का रुख न किया होता। काश जान ने सनी को न बुलाया होता। काश जॉर्ज की तुमसे मुलाकात न हुई होती। ये सब बेकार बातें हैं। आज की ठोस हकीकत यह है कि तुम मजे कर रहे हो और मेरा जॉर्ज मसाइब का सामना कर रहा होगा। तुमने यहाँ फोन किस लिए किया? मैं उसे माजरत करने चाह रहा था कि कल रात उससे बगैर मिले मैं उठाया। खुदा के लिए अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वह रूहान सी आवाज में तकरीबन चीख पड़ी। पता नहीं अब तुम उसे किस नए अजाब में फंसाना चाहते हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर सिर्फ इस वक्त एतबार कर सकूंगी जब तुम वीरा को मेरे घर पहुंचा दोगे। वो हमारी इजाजत के बगैर ले जाई गई है, उसे लौटना चाहिए। अभी तो तुम कह रही थी कि जॉर्ज को वीरा के जाने पर कोई एतराज नहीं था, फिर ये इजाजत की बात कहां से आ गई? वो उस वक्त की बात थी जब तुम यहाँ रुके रहते और बात ना बिगड़ती। अब मामला खराब हो चुका है। मुझे पता चला है कि तुम शादीशुदा हो। अगर वीरा तुम्हारी बीवी नहीं है तो तुम मुझसे दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? मुझे डर है कि तुम्हारी बातों का जवाब देने में मेरी जुबान से कोई गुस्ताखाना बात ना निकल जाए। मजीद गुफ्तगू बेसूद है। जिंदगी रही तो कभी भले वक्त में तुमसे बात या मुलाकात होगी। मैंने फोन बंद कर दिया। गजाला मेरे लिए चाय बना कर ले आई थी और करीब खड़ी हुई वो गुफ्तगू सुन रही थी। आपको वहां फोन ही नहीं करना चाहिए था। गजाला ने फौरन यह एतराज कर दिया। बहुत जरूरी था। अभी नीलोर बॉम्बे का मामला बिल्कुल अंधेरे में है। जॉर्ज होता तो इस पर कुछ ना कुछ रोशनी डाल सकता था। मैंने गरम गरम चाय का एक घूंट लेकर कहा, पिछली रात मैं उसे बता चुका था कि सनी सागा का वो 2 लफ्ज़ी पैगाम जान तक पहुंचाने के चक्कर में मारा गया था। वीरा को रास्ते ही में इससे खुफिया पैगाम के बारे में बता दिया गया था। आपकी बात तो काफी देर से हो रही थी और क्या कह रही थी वो? मैंने तफसील दोहरा दी। जॉर्ज के ज़ेर अताब आने के सिवा वो सब बातें हमारी मुकम्मल कामयाबी की निशानदेही कर रही थी। एलन और पीटर की हलाकत से जान की मौत तक रास अल्मेंडा ने अपने मुतअद्दिद आदमी गंवाए थे। मुझे नहीं याद था कि उससे पहले हमने कभी इतनी कलील से मुद्दत में अपने किसी हरीफ को इतना भारी नुकसान पहुंचाया। थोड़ी देर बाद वीरा भी तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई थी। सुल्तान शाह के आ जाने पर गजाला ने मेज पर बाकायदा नाश्ता लगा दिया। वहां बैठते ही वीरा ने मुझसे जारहाना लहजे में बात पूरी शुरू कर दी। इब्तिदा में मुझे उस पर खासा गुस्सा आया और मैंने भी उसे टेढ़े जवाबात दिए, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि कश्मीर रोड पर होने वाले तसादुम के दरमियान में ही उसे अगवा कर लिया गया था। इसलिए वो इन तमाम अहम वाकयात से बिल्कुल बेखबर थी जो उसकी कैद के दौरान रुनमा होते चले गए थे। मैंने मुफाहमाना रवैया इख्तियार करके तरतीबवार वाकयात से आगाह करना उसे शुरू कर दिया। जान की मौत और जॉर्ज स्टार्क के अताब में आ जाने के बाद हमारे सामने सिर्फ रास अल्मेंडा ही रह गया था जो नीलोर बॉम्बे जैसे अजीबो गरीब अल्फाज के मफहूम पर कोई रोशनी डाल सकता था। ये बात हम सब जानते थे कि रास अल्मेंडा से बहुत सी ऐसी बातें भी उगलवाई जा सकती थी जिनकी मदद से पाकिस्तान को एक लंबी मुद्दत तक दुश्मनों की रेशा दवानियों और साजिशों से महफूज रखा जा सकता था। वीरा का इसरार था कि इन मकासद के हसूल के लिए रास अल्मेंडा को इसके कब्जे में आ जाना चाहिए। पहले वीरा को शुबा था, लेकिन बाद में इस बात की तस्दीक हो गई थी कि जिमी लाइट को रास अल्मेंडा के इमा पर ही मौत के घाट उतारा गया था। वीरा अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से कैफर किरदार तक पहुंचाकर अपने सीने में भड़कती हुई इंतकाम की आग को ठंडा करना चाहती थी। रास अल्मेंडा के बारे में वो अहम फैसला करना मेरे बस से बाहर था। एक खबीस मुजरम की दोहरी शख्सियत थी। रास अल्मेंडा के नाम से वो शहर में 2 सिल्वर आईज चमका कर चीदा चीदा बदमाशों को अपने सुपर आई मैन होने का यकीन दिलाता और भयानक जराइम का इर्तिकाब करता फिर रहा था। तो राडनी आर्क के नाम से उसे सफारती मराहत हासिल थी। वो खतरनाक और हिसास मुजरम STF की तहवील में था। अव्वल खान हमेशा कहता रहा कि वो कोई सरकारी या नीम सरकारी फोर्स नहीं थी,
मगर मैं जानता था कि वो लोग अपनी अपनी जगह महदूद खुद मुख्तारी रखने के बावजूद सख्त डिसिप्लिन के ताबे थे। बड़े फैसले ऊपर की सतह पर होते थे जिनका नफाज हर दर्जे के अफसर और जवान पर किया करते थे। वो बहस तूल पकड़ने लगी तो मैंने अव्वल खान से रजू करने का फैसला कर लिया। फोन पर बताया गया कि वो काफी देर से अपने दफ्तर से निकला हुआ था। ऑपरेटर मेरी आवाज पहचानता था और मेरा एहतराम भी करता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो रास अल मैडा के बारे में मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा, खुश असलूबी से बात को टाल देगा, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। 12 बजे अव्वल खान खुद ही फ्लैट पर आ गया और चेकते हुए बोला, खूब आज चारों फिर सर जोड़े बैठे हो, रास अल मैडा जेरे गौर है। मैं उस तक पहुंचने के लिए बेचैन हूँ। वीरा बोली, खुदा की कुदरत है, वरना कल तक तुम्हारे बदले उसे आजाद करने की बातें हो रही थी। सुल्तान शाह ने वीरा की वापसी के बाद पहला चुपता हुआ तबसरा किया और वीरा उसे फाड़ खाने वाली नजरों से कोरने लगी। ये न भूलो कि वीरा के अगवा की वजह से खासा गंद से मटका है। अव्वल खान ने मुझे आंख मार कर कहा, तो क्या वो लोग वीरा से झाड़ू फिरवाने का काम लेते रहते? सुल्तान शाह ने हैरत से कहा, अबे उल्लू, मैंने अपनी बेसाख्ता हंसी रोकते हुए कहा, सनी और जान सिर्फ इस वजह से मारे गए कि वीरा अगवा कर ली गई थी। वो दोनों बीच में ना आए होते तो हमें नीलोर बाम्बे का भी इल्म ना हो पाता। ये नीलोर बाम्बे क्या भला है? सुल्तान शाह ने चौंक कर पूछा। इसने वो अल्फाज पहली बार सुने थे। ये तुम बताओगे? मैंने अव्वल खान से कहा। रास अल मैडा इस बारे में क्या कहता है? अभी तक ये एक खुफिया पैगाम ही है, कोई भी इसका मफहूम समझने में कामयाब नहीं हो सका है। बस एक बात सामने आई है कि काफी अरसे पहले अमेरिकनों ने शोर मचाया था कि नेलोर के एटमी रिएक्टर के लिए खरीदा जाने वाला यूरेनियम चोरी छुपे हथियार साजी की सतह तक अफसूदा किया जा रहा है। फिर ये बात भी दब गई थी। मेरे लिए पैगाम में नीलोर बाम्बे का जिक्र ही तशवीशनाक है। मैंने सिगरेट सुलगाकर सोचते हुए कहा, बाहर से होने वाली दूसरी साजिशों से कतई नजर पाकिस्तान की एटमी तंसीबात हमेशा से मगरबी हरीफों की निगाहों में कटती रही हैं। ईरान से ब्लू क्रॉस डील के तहत ट्रेलरों पर आने वाले एटमी साजो सामान को वीरा ने खौफनाक तबाही से बचाया था, वरना एक ट्रेलर में पोशीदा रिमोट कंट्रोल बम के जरिए सब कुछ राख कर दिया जाता। इस रिमोट का ताल्लुक एक अमेरिकन सेटेलाइट से था। मुझे कल की सी बात मालूम होती है। ये बातें भुलाई नहीं जा सकती। अव्वल खान ने मेरी बात काट कर कहा, कर्नल जेसी जोन्स का दस्तराज से अल्बर्टो वेल्सा एक मुद्दत तक जफर बनकर मेरी नाक के नीचे साजिशें करता रहा और मुझे पता नहीं चल सका। इसकी नजरें काहुटा की तंसीबात पर थी। फिर बिल जोन्स ने भी इतर ही का रुख किया था। रास अल मैडा ने K9 से K9 को निशाना बनाना चाहा और नाकाम रहा। हो सकता है कि इस बार ये लोग नीलोर बाम्बे के बारे में कुछ सोच रहे हो। मैं वही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, रास अल मैडा इस बारे में क्या कहता है? पहली दफा ये अल्फाज सुनकर वो बुरी तरह चौंका था, फिर अनजान बन गया। अब तो वो तकरीबन बहरा बन गया है। पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, हमारा मुंह दिखता रहता है। इसे मालूम था कि इस पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। इसे वीरा से अपने तबादले की आस है। तुमने इसे बताया तो नहीं कि हम वीरा को आजाद करवा चुके हैं? बात करते करते मैं अचानक पूछ बैठा। नहीं, इसे तब्दीलियों की भनक भी नहीं मिली। अव्वल खान मुस्कुराते हुए बोला, इसके लिए बदतरीन ज़हनी झटका ये होगा कि वीरा अचानक खुद इसके सामने पहुंच जाए। ये तरकीब कारगर न हुई तो 3rd डिग्री चल पड़ेगी। इस पर 3rd डिग्री ही आजमानी पड़ेगी। ये लोग सख्त जान मालूम होते हैं। मैंने ऊपर वालों को तफसीली रिपोर्ट दे दी है। सुबह से मैं इसी काम में मसरूफ था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, इस रिपोर्ट में यह इजाफा कर लेना कि डॉक्टर मोंडियल के पहुंचने से पहले ही जान का किस्सा खत्म हो चुका था। वो रात को इसकी लाश लेकर गया था। मुझे यही उम्मीद थी। मैंने अपनी रिपोर्ट में उसे करीबुल मर्ग जाहिर किया है, लेकिन दूसरी खबरें खासी परेशान कुन है। अव्वल खान ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, वो लोग रास अल मैडा की हमायत में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वे एक मुस्तनद मुजरिम और आलमी दहशत करते। मकामी अखबारात में उसके खिलाफ मवाद की अशात के बाद हालात बहुत बदल चुके हैं, लेकिन उन्होंने दफ्तर खारजा में राडनी आर की गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट दाखिल कर दी है और उसकी तलाश के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। इनसे पूछा जाए कि राडनी आर कहाँ से और किन हालात में गायब हुआ है, वो सच बोलेंगे तो इन्हें रास अल मैडा की बात करनी होगी। झूठ खुद ही पकड़ लिया जाएगा। इसमें परेशानी की क्या बात है? रास अल मैडा इनके लिए बहुत अहम है। वो आसानी से इसे फरामोश नहीं करेंगे। नेवल इंटेलिजेंस की इतलात है कि मस्कत की बंदरगाह पर लंगर अंदाज अमरीकी बहरिया के एक जहाज ने कल से कुछ मशकूक सरगर्मियां शुरू की हुई हैं। 18 कमांडोज को ले जाने वाले एक हेलीकॉप्टर के जरिए साहिली पट्टी पर कमांडो एक्शन की मशकें हो रही हैं। हो सकता है कि वो लोग अपने तौर पर सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हो कि रास अल मैडा को कहाँ रखा गया। तो क्या वो रास अल मैडा को निकाल ले जाने के लिए मस्कत से कोई कमांडो एक्शन भी कर सकते हैं? सुल्तान शाह ने हैरत और बेएतबारी से पूछा, जो शख्स अमेरिका के सदर तक बराह रास्त रसाई रखता हो, इसकी अहमियत में तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। वीरा ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा बाप फिर भी शरीफ और फर्माबरदार आदमी था जो अपने बड़े का एहतराम करता था। रास अल मैडा कमीना और ब्लैक मेलर है। इसे बचाने के लिए लोग सब कुछ कर गुजरेंगे। ये खबर निकलनी नहीं चाहिए कि रास अल मैडा STF की तहवील में है। मैंने तशवीश से कहा, बात फैलती है तो फिर फैलती ही चली जाती है। इनके मुखबर पूरे शहर में फाल हो चुके होंगे। हाँ, बात रास अल मैडा से बढ़कर सरकारी एहलकारों के हाथों में चली गई है। वो कामयाबी के लिए अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमें जल्द अज जल्द रास अल मैडा का किस्सा
तय कर लेना चाहिए।